अगर आपने सिर्फ इतना सुना है कि आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर कांस्टेंट रखा है, तो समझ लीजिए आपने पूरी कहानी का सिर्फ पहला पन्ना पढ़ा है। असली कहानी कहीं ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इस बार आरबीआई ने सिर्फ ब्याज दरों पर फैसला नहीं लिया, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई, बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, शेयर बाजार और आने वाले महीनों के लिए बहुत बड़ा सिग्नल भी दिया। और सबसे दिलचस्प बात, एक तरफ आरबीआई ने भारत की ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दी, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन फोरकास्ट घटा दी, लेकिन फिर भी रेट कट नहीं किया। अब ऐसा क्यों? क्या रेट कट का दौर खत्म हो गया है? क्या अगला कदम रेट हाइक भी हो सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आज के बाद क्या करना चाहिए? आइए इसी पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। रेपो रेट वही क्यों रखी गई, कांस्टेंट क्यों रखा गया? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार चौथी बार रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखा। यानी अभी बैंक आरबीआई से जिस दर पे पैसा उधार लेते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है। असल सवाल, जब ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है, तो फिर रेट कट क्यों नहीं किए गए? गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसका सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अभी और क्लैरिटी की जरूरत है। यानी आरबीआई अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि दुनिया में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। मिडल ईस्ट टेंशन अभी भी बना हुआ है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। क्रूड ऑयल फिर से ऊपर जा सकता है। ग्लोबल ट्रेड पे असर पड़ सकता है। यानी यदि ऑयल महंगा होता है तो भारत में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जा सकता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि आरबीआई अभी वेट करना चाहता है। लेकिन अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर सुनिए। आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाकर 6.7% कर दिया। यानी आरबीआई को भरोसा है कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है। इस भरोसे के पीछे कई सारे कारण हैं। जीएसटी कलेक्शन लगातार मजबूत है, सर्विस सेक्टर अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, अर्बन कंजम्पशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, सरकारी कैपिटल एक्सपेंडिचर कंटिन्यू है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे वापस आ रहा है, बैंकों की बैलेंस शीट पहले से कहीं मजबूत दिखाई दे रही है, एनपीएस नीचे जा रहे हैं, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अधिकांश सेक्टर में कांस्टेंट बनी हुई है। यानी ग्रोथ को लेकर आरबीआई पहले की तुलना में ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रहा है। इन्फ्लेशन पर क्या कहा गया? अब आते हैं इन्फ्लेशन पर। आरबीआई ने सबसे अपने इन्फ्लेशन एस्टीमेट को 5.1% से घटाकर लगभग 5% कर दिया। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट से ऊपर है। आरबीआई का टारगेट लगभग 4% इन्फ्लेशन रेट अचीव करने का है। इसलिए भले ही इन्फ्लेशन नीचे आई हो, लेकिन आरबीआई अभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा, फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पर लगातार नजर रखी जाएगी। यानी आने वाले कुछ महीनों में अगर ऑयल फिर महंगा हुआ तो इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जा सकता है। क्या रेट कट साइकिल खत्म हो गया है? यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। कुछ इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि आरबीआई का ईजिंग साइकिल लगभग खत्म हो चुका है। यदि इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ती है तो अगला कदम रेट कट नहीं बल्कि रेट हाइक भी हो सकता है। हालांकि आरबीआई ने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आगे के सभी फैसले पूरी तरह डेटा बेस्ड होंगे। यानी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है तो आरबीआई के पास विकल्प खुले रहेंगे। यदि ऑयल और फूड प्राइसेस तेजी से बढ़ी तो तस्वीर बदल सकती। अब इसका स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। मेरे अनुसार इस पॉलिसी में बाजार के लिए कई पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। पहला, ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ी। ये कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। दूसरा, इन्फ्लेशन कम होने का अनुमान एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। तीसरा,
इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होने से बैंक्स और एनबीएफसी को स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन अगर आगे इन्फ्लेशन बढ़ती है तो रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे रियल एस्टेट, ऑटो पर प्रेशर आ सकता है। आईटी सेक्टर के लिए अमेरिकी फेड की पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आने वाले महीनों में सिर्फ आरबीआई नहीं बल्कि यूएस फेडरल रिजर्व पर भी नजर रखनी होगी। अब इन्वेस्टर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? एक इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? मुझे लगता है कि आज की पॉलिसी पैनिक करने की नहीं बल्कि पेशेंस रखने की है। भारत की इकोनॉमी अभी भी दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कॉरपोरेट अर्निंग्स धीरे धीरे बेहतर हो रही है, गवर्नमेंट लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है, डिजिटल इकोनॉमी मजबूत हो रही है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्वालिटी कंपनीज पर ध्यान देना चाहिए। बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, पावर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेलेक्टेड कंजम्पशन स्टॉक्स आने वाले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आज की आरबीआई पॉलिसी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत है, लेकिन ग्लोबल रिस्क्स अभी खत्म नहीं हुए। और यही कारण है कि आरबीआई ने जल्दबाजी नहीं की। अभी सारी नज़रें कुछ महीनों के इन्फ्लेशन डेटा, क्रूड ऑयल, यूएस फेडरल रिजर्व और अक्टूबर की अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग पर रहेगी। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है कि भारत में अगला कदम रेट कट होगा या फिर रेट हाइक की संभावना बढ़ रही है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप फर्दर डीपर डिस्कशन चाहते हैं इसी तरह के टॉपिक्स पे तो आप हमारे मेंबरशिप ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।